हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं आकाश यादव तुम्हें क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने चल रहा है। क्या विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हम आज टॉपिक बात करेंगे कि आवेशन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं या किसी वस्तु को आवेशित करने का ढंग। ठीक है, तो क्या हेडिंग लगाओगे? किसी वस्तु को आवेशित करने की ढंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की ढंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की ढंग। ठीक, अब हम समझ लेते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होती है? 5। पहला होता है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा। और दूसरा होता है चालन द्वारा। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। और चौथा होता है रासायनिक ऊर्जा द्वारा। और पांचवा होता है विद्युत उत्सर्जन द्वारा। विद्युत उत्सर्जन द्वारा। देखो, 5 तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित करने की ढंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे घर्षण द्वारा किस तरीके से आवेशन किया जाता है, या तो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं आवेश का स्थानांतरण। तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा घर्षण द्वारा आवेशन की विधियां, या घर्षण द्वारा आवेशन को हम किस प्रकार से इसको स्थानांतरित करेंगे। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि कोई अगर वस्तु है तो किसी वस्तु से मिल करके, मतलब जो वस्तु बनाया जाता है कई पदार्थ से मिल करके बना होता है, कई पदार्थ से। और जो पदार्थ होते हैं वो कई अणुओं से मिल करके बने होते हैं, और जो अणु हैं वो कई परमाणु से भी मिल करके बने होते हैं। ठीक है, जो वस्तु होते हैं वो वस्तु कई पदार्थ से मिलकर के बनते हैं, और पदार्थ जो होता है वो कई अणु से मिलकर के बनते हैं, और जो अणु है वो क्या बनता है, कई परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब परमाणु को मालूम है, परमाणु मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम। अब एटम क्या होता है ये समझो थोड़ा। देखो, परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर जैसे मान लेते हैं परमाणु है, इस परमाणु के अंदर नाभिक और मतलब देखो नाभिक होती है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक एटम होता है, उस एटम के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं ऑर्बिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। और इस कक्षा के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कक्षा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, चक्कर। मान लो कुछ भी इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि मान लेते हैं एक एटम और है हमारा, इसके अंदर नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। और ये क्या हो गया, ऑर्बिट पे मतलब कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब थोड़ी बात समझना, हम पढ़ें कि सर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज द इक्वल, मतलब जितना किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन की भी संख्या होती है। अर्थात हम मान लेते हैं सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 14 और प्रोटॉन की संख्या भी है 14। इसमें मान लेते हैं सर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12 और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, अब क्या होता है
कि देखो इन दोनों परमाणु हैं, हम इन दोनों परमाणु को ऊर्जा दे दें। अच्छा, ऊर्जा तो बहुत कंडीशन में दी जा सकती है, या तो हम इसको घर्षण करा दें, मतलब हम दोनों वस्तुओं को पकड़े और पकड़ करके लाएं क्या, इनको रफ कर दें, दोनों को गर्म कर दें। जैसे अपने हाथ को अगर हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, ऐसे घर्षण कराएंगे, तो क्या होगा कि ये देखो कि हीट हो जाएगा। तो जब हीट होगा तो मतलब ये है कि क्या होता है, इनको ऊष्मा मिल जाती है। तो ऊष्मा देने की तरीका कई होती है, चाहे तो इसको प्रकाश से ऊष्मा दें, सूर्य की प्रकाश से इसको ऊष्मा दे दें, चाहे तो इसको गर्म कर दें, मतलब कई तरीकों से हम इसको ऊष्मा दे सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही इस परमाणु को हम गर्म करते हैं वैसे इनको ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। और जब ऊर्जा मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? ये जो परमाणु की जो बाह्य कक्षा है, इन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है। अब बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, ये अपनी कक्षा को छोड़ करके, ध्यान समझना, हम मान लेते हैं ये अपनी कक्षा छोड़ करके पड़ोसी वाले परमाणु के कक्षा में चले जाते हैं। मतलब कि हम मान लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके, कितने इलेक्ट्रॉन निकले सर? 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके अपने पड़ोसी वाले कक्षा में चले गए, मतलब अपने पड़ोसी वाले परमाणु के कक्षा में क्या होते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, जब अपने पड़ोसी वाले परमाणु के कक्षा में जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 12 था, तो वो और आता है, यहाँ पे हो जाता है सर 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से 2 निकलता है, क्योंकि यहाँ से इस परमाणु से निकल करके अपने पड़ोसी वाले परमाणु के कक्षा में क्या होता है? चला जाता है। क्यों निकला? क्योंकि हम इसको ऊर्जा दे दिए। जब ऊर्जा दिए तो परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई और वो अपनी कक्षा को छोड़ करके, अपनी परमाणु को छोड़ करके बगल वाले परमाणु की कक्षा में चला जाता है। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ पे सर देखिए आप, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है और प्रोटॉन की संख्या 14 है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अर्थात हम बोल सकते हैं इस पे कौन सा आवेश हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो यहाँ पे कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। यही घर्षण द्वारा आवेशन की विधियां है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा, ठीक। अब चालन द्वारा में क्या है कि हम मान लेते हैं 2 वस्तुएं हैं, ये 2 वस्तुएं मान लें, ठीक है। और ध्यान समझना, कितनी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं। एक वस्तु आवेशित है, एक वस्तु क्या है? आवेशित है, और दूसरी वस्तु अनावेशित है, मतलब उस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। हम मान लेते हैं इस ए वस्तु है, ये वस्तु क्या है? अच्छा, जो पहली ए वाली वस्तु है इस पे कितना आवेश है सर? +Q। और दूसरी वाली वस्तु पे आवेश कितना है? 0, क्योंकि दूसरी वाली वस्तु आवेशित नहीं है, तो इसलिए दूसरी वाली वस्तु पे, तो दूसरी वाली वस्तु पे कितना आवेश है? 0। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने इनको दोनों वस्तुओं को पकड़ा और आपस में ऐसे रगड़ दिया। ठीक है, मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। हमने क्या बोला
जब हम इन दोनों वस्तुओं को पकड़ा, ए और बी को पकड़ा और पकड़ के आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया, तो क्या होगा कि सर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन या एक वस्तु से आवेश निकल के दूसरे वस्तु में चले जाएंगे। तो हम समझ लेते हैं कि जब क्या होता है, जब इन दोनों वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे तो कौन सा आवेश था? धन आवेश। इस पे धन आवेश। हमने बोला कि इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में पकड़ करके रगड़ा। जब रगड़ा तो क्या होता है कि एक वस्तु से आवेश निकल करके दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो सर आवेश स्थानांतरित होंगे, ठीक है, तो कब तक होंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगी। ठीक है, जब आवेश स्थानांतरित होंगे तो कब तक होंगे? तो हम यहाँ से अगर तुम जानते हो, देखो विभव क्या होता है कि मान लो जैसे दो बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी यहाँ तक है, दूसरी वाली बाल्टी में पानी यहाँ तक है, दोबारा चौड़ा करो, ये पानी यहाँ तक है। ठीक है, हम इसको क्या किए, पाइप द्वारा लगा करके जोड़ देते हैं। अब हमने बोला ये बताइए कि इस बाल्टी में, अब बताओ कि किसमें से किसमें पानी जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पे ये बताओ कि क्या इन दोनों बाल्टी में पानी 2-2 लीटर कर दिया जाए तब ये समान हो जाएगा, मतलब पानी का तल समान हो जाएगा। पानी का तल समान कब होगा? या तो जब बताओ बाल्टी ए नाम दे दो, इसकी बाल्टी बी नाम दे दो। अब बताओ बाल्टी ए में 2 लीटर पानी हो जाए और बाल्टी बी में भी 2 लीटर पानी हो जाए, तब इनकी पानी का तल समान हो जाए, समान होगा। या तो इन दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाए तब इनके पानी का तल समान हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें हमने क्या बोला कि जब दोनों बाल्टी में अगर हम 2-2 लीटर पानी का तल बराबर करना है तो इसमें भी 2 लीटर पानी हो जाए, इसमें भी 2 लीटर पानी हो जाए, या तो दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाए तब पानी का तल समान होगा। तो ध्यान रखना, एक में 2 लीटर पानी रहे, एक में 4 लीटर रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमें पानी का तल बराबर करना है तो दोनों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लेवल बढ़ाने के लिए क्या होता है कि सर दोनों का विभव समान होना चाहिए। अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश की प्रवाह हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, तब तक होगी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह तब तक होगी जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अर्थात यहां से हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु को हमने रगड़ा, मेरी बात समझना है यहाँ से ध्यान से, हमने बोला ये एक वस्तु आवेशित थी दूसरी अनावेशित थी, हमने दोनों को पकड़ा, पकड़ के खूब बढ़िया से रगड़ दिया। जब हमने बढ़िया से इसको रगड़ा तो क्या होता है कि एक वस्तु से आवेश निकल करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। अच्छा, वो कब तक जाएंगे? हमने क्या बोला कि जब दोनों वस्तुओं का सर विभव बराबर ना हो जाए। अगर दोनों वस्तुओं का विभव बराबर हो जाएगा तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई कि इसमें पॉइंट करके लिख लेना। क्या लिखोगे? पहला लिखना, एक वस्तु आवेशित थी, एक वस्तु आवेशित थी और दूसरी अनावेशित। हमने बोला पहले एक वस्तु आवेशित थी और दूसरी क्या थी, अनावेशित। ठीक है, अच्छा आगे लिखोगे, आवेशन के पश्चात दोनों पर, आवेशन के पश्चात दोनों पर, आवेशन के पश्चात दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आया। आवेशन के पश्चात दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आया, मतलब भैया जब हमने आवेशन किया, मतलब जब हमने इनका घर्षण कराया तो एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में आवेश चला गया। पहले में प्लस था तो यहां से दूसरे में भी प्लस ही आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखोगे, आवेश का प्रवाह तब तक, आवेश का प्रवाह तब रुका जब दोनों का विभव समान हो गया। आवेश का प्रवाह तब रुका
आवेश का प्रवाह तब रुका जब दोनों का विभव समान हो गया। अगला पॉइंट लिखोगे, प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा वस्तु के आकार एवं वस्तु के आकार एवं आकृति पर निर्भर करेगी। प्रवाहित आवेश की मात्रा वस्तु के आकार एवं आकृति पर निर्भर करेगी। बोलो, बात समझ में आ कि नहीं आ? ठीक है, इस चित्र, इसका जो चित्र बना है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तीसरा चलते हैं, प्रेरक द्वारा आवेश। ठीक, हेडिंग लगाओगे, प्रेरक द्वारा आवेश, प्रेरक द्वारा आवेश। अब तीसरा चलेंगे, प्रेरक द्वारा आवेशन। प्रेरक द्वारा आवेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझना, प्रेरण का मतलब क्या है सर? प्रेरण मतलब है प्रेरित होना। अब ये नहीं है कि हम जाकर डायरेक्ट गले मिल जाए। देखो, प्रेरित का मतलब ये होता है ना, जैसे कि मान लो कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग होते हैं। जैसे अब कॉलेज में पढ़ते हो विद्यालय में, तो वहाँ कोई ऐसा लड़का होगा कि जो बहुत दुष्ट टाइप का होगा, या तो उसके पास संस्कार नहीं होगा। तो क्या होता है, अगर उस लड़के के संगत में पढ़ोगे, मतलब उससे प्रेरित होना। जैसे कोई बढ़िया लड़का है, टैलेंट है, कोई लड़का है तो उसको देखा कि यार वो पढ़ने में बहुत तेज है, हमें भी बनना है, मतलब वह उससे प्रेरित हो रहा है। क्या हो रहा है? उससे प्रेरित हो रहा है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना कुछ भी ऐसे है। हमने क्या बोला, एक परमाणु है। हमने क्या बोला, एक परमाणु है सर। इस परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों है। क्या क्या है? धनावेश और ऋणावेश दोनों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हमने बोला एक सुचालक छड़ लाते हैं और इस परमाणु से क्या होता है, इस परमाणु के पास में रख देते हैं। हम मान लेते हैं कैसा है, ये धनावेश। और अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बातें। हमने क्या बोला कि एक परमाणु है, इस परमाणु के अंदर दोनों आवेश उपस्थित हैं, धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित हैं। इस परमाणु के पास में एक उच्च सुचालक छड़ लाते हैं जो इसके पास में रख देते हैं, और उस पर कौन सा आवेश उपस्थित है? धनावेश। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि देखो धनावेश है। अब इस अंदर परमाणु के अंदर दो चीजें उपस्थित हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। तो क्या होगा, इससे कौन प्रेरित होगा? ऋणावेश होगा। इससे कौन प्रेरित होगा? ऋणावेश प्रेरित होगा। ये ऋणावेश क्या कहेगा, इसकी धनावेश, ये जो धनावेश है इसके अक्षाइयों को जानेगा और ये इसकी तरफ खींचा हुआ चलाएगा। तो हमारा क्या होता है कि जब इसको रखते हैं तो इससे प्रेरित होकर के जो ऋणावेश है वो ऋणावेश इसकी तरफ क्या होता है, चलाएगा। ठीक है, और धनावेश जो होता है, और धनावेश इससे क्या हो जाता है भैया, दूर हट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस परमाणु को हम सर पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की धारिता जो होती है वो अनंत होती है। मतलब पृथ्वी की जो धारिता होती है सी, वो अनंत होती है। अर्थात पृथ्वी की जो कैपेसिटी होती है वो अनंत होती है। मतलब कि पृथ्वी चाहे कितने लोग, चाहे जितना आवेश दे दो, इतना इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण कर लेगा सबको अपने अंदर। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम किया जाता है कि इस जो छड़ लगाए हैं, इस छड़ का संपर्क
और इस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका संपर्क जब इस परमाणु से हटा लिया जाता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस धनावेशित को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस परमाणु के अंदर आप देखना, इस परमाणु के अंदर केवल टू केवल क्या बचता है, ऋणावेशित बचता है, और यही प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक क्या लेते हैं, उच्च सुचालक क्षण लेते हैं जो कि धनावेश उपस्थित होता है, एक परमाणु होता है उसके पास में रखा जाता है, उसमें धनावेश ऋणावेश दोनों होते हैं। जब हम इसके संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, इससे प्रेरित होकर के इसमें से इस परमाणु का ऋणावेश इसकी तरफ चली जाती है और धनावेश इससे दूर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ऋणावेश रखेंगे तो लास्ट में हमें धनावेश मिलेगा, अगर हम धनावेश रखेंगे तो लास्ट में हमें ऋणावेश मिलेगा। ठीक है, तो फिगर बनाओगे उसके बाद इसमें लिखोगे क्या, पॉइंट करके लिखना। पहला पॉइंट, प्रेरण की घटना में, प्रेरण की घटना में गोले पर आवेश सदैव, प्रेरण की घटना में गोले पर आवेश सदैव क्षण के आवेश का विपरीत आता है, क्षण के आवेश का विपरीत आता है, क्षण के आवेश का विपरीत आता है। हमने बोला कि प्रेरण की घटना में गोले पर आवेश सदैव क्षण के आवेश का क्या आता है, विपरीत आता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हम धनावेश है, क्षण पे कौन सा धनावेश, क्षण पे क्या है बताओ, धनावेश है, और लास्ट में जब प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो गोले पे कौन सा आवेश आया, ऋणावेश। मतलब हमेशा इसके क्या आएगा, विपरीत आएगा। दूसरे पॉइंट में लिखोगे, प्रेरण की घटना में, प्रेरण की घटना में जिस क्षण को लाते हैं, प्रेरण की घटना में जिस क्षण को लाते हैं उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, प्रेरण की घटना में गोले पर आवेश, प्रेरण की घटना में गोले पर आवेश की मात्रा क्षण के आवेश से कम या बराबर, क्षण से आवेश कम या बराबर होगी, कभी भी अधिक नहीं होगी, बराबर होगी, कभी भी अधिक नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखोगे, प्रेरण की घटना अचानक, प्रेरण की घटना अचानक या कुचालक में, अचालक या कुचालक लिखना, प्रेरण की घटना अचालक या कुचालक में नहीं होती, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, प्रेरण की घटना वस्तुएं होती हैं, कण में नहीं, प्रेरण की घटना वस्तुएं में होती हैं, कण में नहीं। प्रेरण की घटना वस्तुएं में होती हैं, कण में नहीं। प्रेरण की घटना वस्तुएं में होती हैं, कण में नहीं।
चलो ठीक है, इसको चित्र बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्या होगा, अगला चलेगा चौथा है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, तापायनिक ऊर्जा। तो क्या होगा चौथा, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। हेडिंग लगाओगे चौथा, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। चलो थोड़ा बहुत ध्यान से समझना इसमें। रासायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, कोई एक धातु होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन उपस्थित, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, मतलब बाहर की तरफ धनावेश उपस्थित होती है। क्या होती है इसमें, धनावेश। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रासायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन की विधि है। हमने क्या बोला कि इस धातु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ये देखो हमने इसको गर्म किया। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है ना, इसमें से भैया अभी हमने पढ़ा तुम्हें कि जब हम किसी चीज को या किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, हमने बोला जब हम इस धातु को गर्म करते हैं तो इसके अंदर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी और सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस धातु से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और इस धातु के अंदर केवल टू केवल क्या बचेगा, इस धातु के अंदर केवल टू केवल धनावेशित बचेगी। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन। क्या कहलाता है, रासायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन कहलाता है। हमने क्या बोला, एक धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर की तरफ धनावेशित उपस्थित होती है। जब उस धातु को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धातु से कहाँ चले जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब बाहर की तरफ चले जाते हैं तो ये घटना क्या होती है, ये घटना होती है भैया इसके अंदर जो क्या बचता है, केवल धनावेश बचता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखोगे क्या, पॉइंट करके लिखना, चित्र ऐसे दिखा देना। लिखना, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाती हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, जिससे धातु पर धन आवेश आ जाता है। जिससे धातु पर धन आवेश आ जाता है। अगला पॉइंट लिख लेना, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा वस्तु पर कभी भी, रासायनिक उत्सर्जन द्वारा वस्तु पर कभी भी ऋण आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऋण आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ऋण आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसको चित्र बना लेना तुम लोग। अब देखो जो कहना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, पांचवा क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। थोड़ा इसमें बता दे रहे हैं, ठीक। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, देखो जब कोई धातु की सतह पर, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लिए तुम। अच्छा वो क्या होता है कि जब कोई धातु की सतह पर, मान लेते हैं कि कोई एक धातु की सतह है, जब जिसपे प्रकाश की पराबैंगनी किरणें को आपतित कराया जाता है, बहुत ध्यान समझना, जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को जब आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यही घटना प्रकाश विद्युत क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तुम्हें याद होगा तुम्हारे घरों में सौर सेल क्या होता है, सोलर सेल लगा होता है, मतलब जो लगा होता है उसमें क्या होता है, देखोगे प्रकाश पड़ने से चार्ज होती है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। या तो तुम देखे हो जो गांव-गांव में खंभे में लगा रहता है, जो ऑटोमेटिक लाइट चलती है सौर ऊर्जा की तरह से, जो प्रधान लगवाते हैं गाँव में, क्या होता है उसमें जब जो बैटरी एक बॉक्स लगा होगा और एक लाइट लगी होगी, जैसे शाम होगा वो लाइट जलने लगेगी। उसमें होता क्या है कंडीशन, उसमें इसी तरीके का धातु की सतह होती है, और वो जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, उसमें क्या होता है वो चार्ज होती है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, उत्सर्जित होकर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो बैटरी उसमें जो लगी होती है वो चार्जिंग हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आज हमने 4 चीजें पढ़ा, घर्षण द्वारा, जालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और रासायनिक ऊर्जा द्वारा आवेशन की विधियां पढ़ा। कल हम इसको पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और उसके बाद कूलॉम का नियम। तो आज के लिए इतना ही है। आज जितना पढ़ाया जाए, देखो आप पेन कापी लेके बैठा करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से बनाया गया नोट सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो अपने हाथ से नोटबुक बनाओ, यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा लिखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।